अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंजियोजेनेसिस स्टार्ट करने लगे। एंजियोजेनेसिस क्या होती है और हमारी उसका रिपेयर में या वुंड हीलिंग में उसका क्या रोल है। एंजियोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल फ्रॉम एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल। ठीक है, जबकि वास्कुलोजेनेसिस जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस में हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो हो रही होती है, वो जो है ना न्यू वेसल का डेवलपमेंट होता है। वो किसी एग्जिस्टिंग ब्लड सेल से डेवलप नहीं करती, जबकि एंजियोजेनेसिस जो है ना एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल से डेवलप करती है। तो एक तो ये है कि इसका हीलिंग में रोल होगा एंजियोजेनेसिस का। इसके अलावा इस्कीमिक टिश्यूज़ वगैरह हैं, किसी भी वजह से इस्कीमिक हो गया तो जो है ना उनमें कोलैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसके अलावा ट्यूमर्स का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए उनको ज़रूरत होती है अपने साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, तो उनमें ये हमें ज़रूरत है। इसके स्टेप्स क्या हैं एंजियोजेनेसिस में? तो पहला स्टेप होता है कि वेसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल जो है ना उसकी वेसोडाइलेशन होती है रिस्पॉन्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है ना रिलीज़ होता है। हमारे अल्टरनेटिव रिएक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा, तो उससे जो है ना ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ हो रहे थे, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। और हमने पढ़ा था कि इसके अलावा और भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनमें जो है ना ये हैं कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है और ना वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के रिस्पॉन्स पे ना वेसोडाइलेशन होती है। सेकंड स्टेप में जो है ना पेरिसाइट जो है ना वो सेपरेट हो जाती है। ये देखें, ये होती है एंडोथेलियम ब्लड वेसल की। ये उसका ल्यूमेन हो गया, ये एंडोथेलियम हो गया, उसके दरमियान बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो है ना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये सपोर्टिंग जो है ना मेम्ब्रेन है पेरिसाइट। ठीक है, अब क्या होता है कि पहले पहले ना वेसोडाइलेशन होती है। ये वेसल इसका स्मॉल ल्यूमेन था, इसका जो है ना ये वेसोडाइलेट की ना वेसोडाइलेशन इसकी हो गई। ठीक है, डायलेशन के बाद क्या होता है कि जो पेरिसाइट होती है ना, पेरिसाइट जो है ना सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पेरिसाइट सेपरेट हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, जो दरमियान वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी डिग्रेडेशन होती है पैदा, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस। ठीक है, मेटालोप्रोटीनेसिस के जरिए जो है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बनता है वेसल स्प्राउट। वेसल स्प्राउट कैसे बनता है, जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं या फिर नॉन सिग्नल्स वगैरह वो क्या करते हैं आके जो है ना इस जब पेरिसाइट अलग हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जो है ना टूट जाती है, तब वो आगे इधर बाइंड करते हैं एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, और एंडोथेलियल सेल्स में से एक एंडोथेलियल सेल जो है ना आगे को निकल आता है, जिसको हम कहते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, तो इस लीडिंग सेल का बनना जो है ना हम इस प्रोसेस को कहते हैं वेसल स्प्राउट हो गया। ठीक है, अब ये जो वेसल स्प्राउट है, ये जो है ना टिश्यू इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुई पड़ी है वहाँ पे जो है ना जो द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी है हम माइग्रेट करता है, और इसके पीछे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो इसके पीछे फिर ना प्रोलिफरेट करते हैं। इधर से इसकी प्रोलिफरेशन हो गई, मैंने बताया कि जो है ना ये लीडिंग सेल है, उसमें से लीडिंग सेल आगे निकल आता है टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी मूव करता है, और जो है ना जो पीछे वाले इसके पीछे लीडिंग के टिप सेल के पीछे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो जो है ना प्रोलिफरेट करते हैं। इसके बाद जो साथ वाली एक वेसल होती है उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस हो रहा होता है, लाइक उसमें भी लीडिंग सेल बनता है, वैसा स्प्राउट होता है, और ना उसके पीछे वाले एंडोथेलियल सेल जो है ना प्रोलिफरेट करते हैं। फिर ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये आपस में जो है ना ये लीडिंग या टिप सेल्स हैं, ये आपस में फ्यूज़ करते हैं, और फिर जो ये एक वेसल स्प्राउट बना था, ये फिर जो है ना इट गेट्स रीमॉडल्ड इनटू द कैपिलरी ट्यूब, एक इसका फिर ल्यूमेन बन जाता है। पहले तो इसमें सिर्फ सेल्स है ना, बाद में इसमें ल्यूमेन हो जाती है, इसकी कैनलाइजेशन होती है और ना एक कैपिलरी ट्यूब बन जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना एंड जो पेरिसाइट्स वगैरह बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिपोजिशन नहीं हुई होती। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो है ना ये हो गया कि रीमॉडलिंग तो कैपिलरी ट्यूब। इसके बाद लास्ट टाइम में ये होता है कि जब पेरिसाइट्स वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और अगर लार्ज वेसल्स हैं तो वहाँ पे स्मॉल मसल सेल्स डिपॉजिट होते हैं, और फिर जो है ना एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाती है, और ना एक जो है ना वहाँ पे बेस में मेम्ब्रेन डिपॉजिशन होती है और ना एक न्यू वेसल बन जाती है। अब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे स्टेप्स हो रहे हैं, इनको कराने के लिए कौन से फैक्टर्स हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना पूरे इस प्रोसेस में ना कुछ सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कुछ ना ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व हैं। उनमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, नॉन सिग्नलिंग है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, मैंने इसके बताया मेन रोल बताया, मैंने कहा कि ये जाके एंडोथेलियल सेल्स के साथ बाइंड करेगा और वैसे स्प्राउट इसकी वजह से बनेगा। इसके अलावा वेसोडाइलेशन भी इसके रिस्पॉन्स में हो रही होती है। इसके बाद फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 है, ये क्या कराता है, ये इसके जो है ना एक तो ये कि एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन कराता है, दूसरा ये है कि जो है ना ये एपिथेलियल सेल्स की भी प्रोलिफरेशन कराता है टू कवर द वोंग,
और इसके अलावा जो है मैक्रोफेजेस की भी कराता है टू द डैमेज टिश्यू, ठीक है। इसके बाद जो है ना पैरासाइट्स की डेपोजिशन कराते हैं प्लेटेड ड्राफ्ट ग्रोथ फैक्टर, और जो ट्यूमर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है ये जो है ना एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन को जो है ना सप्रेस कर देता है। इसके बाद नॉच सिग्नलिंग है, नॉच सिग्नलिंग भी सप्राउटिंग और जो है ना ब्रांचिंग को जो है ना रेगुलेट कर रही होती है, और ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो वेसल्स न्यू बन रही हैं उनके दौरान प्रॉपर स्पेस हो ताकि वो एफिशिएंटली ब्लड जो है ना सप्लाई कर सकें। इसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये स्प्राउटिंग में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं थ्रू द इंटरेक्शन विद द इंटीग्रिन रिसेप्टर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं कुछ जैसे मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन है वो जो है रास्ता साफ करते हैं, लाइक जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको जो है डिग्रेड करते हैं ताकि रीमॉडलिंग और जो है ना एक्सटेंशन होती रहे हमारी वास्कुलर ट्यूब की। अब ये एक बात यह है कि जो है ना जो न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल होती है उसमें ना एडीमा होता है, वो क्योंकि उसके इंटर जंक्शन जो है ना इतना, तो जो न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल होती है उसके इंटर एंडोथेलियल जंक्शन जो है ना वीक होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना फ्लूइड वगैरह उसमें से लीक करता रहता है और जो है ना एडीमा वहाँ पे हमें मिलता है। तो इवन हमें इन्फ्लेमेशन जो है ना स्टॉप हो जाती है, लेकिन न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल की वजह से एडीमा हमें मिल रहा होता है, ठीक है। अब इधर देख लें 1 मिनट, हमने एक बार समरी देखी अगर जो वेसोडाइलेशन वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से हो रही थी, जो इसके बाद एंडोथेलियल सेल्स की माइग्रेशन होती है टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस के जरिए होती है। इसके बाद जो है ना जो एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन थी, मैंने बताया लीडिंग या टिप सेल के पीछे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के जरिए होती है। इसके बाद जो रीमॉडलिंग होती है वो एंजियोपोइटिन के जरिए होती है, और ये जो रिक्रूटमेंट होती है पेरी एंडोथेलियल सेल्स या पेरीसाइट्स की वो प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर के जरिए होती है, और जो एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन स्टॉप होती है इट इज़ डन बाय द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। अब है एक्टिवेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट एंड डेपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। हमने ब्लड वेसल बना ली, इसके बाद जो हमने कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट करना है और इसके अंदर रीमॉडलिंग करनी है। तो कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिशन में जो है ना इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक तो ये है कि फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन हो और फिर वहाँ पर प्रोलिफरेशन भी हो, और दूसरा ये है कि जो है ना जो फाइब्रोब्लास्ट है वो अपनी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी डेपोजिशन है, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वही जो बताए थे मैंने पहले, प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट और जो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये कहाँ से आ रहे होते हैं, ये हमारे अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से आ रहे होते हैं। मैक्रोफेज जो M2 मैक्रोफेजेस है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी थे, और इसके साथ में जो है ना वो उनका रिपेयर और हीलिंग में भी उनका रोल था फाइब्रोसिस वगैरह में, जबकि जो हमने M1 मैक्रोफेजेस पढ़ते हैं उनका सिर्फ जो है ना इन्फ्लामेशन में रोल था, और जो अदर साइटोकाइंस भी रिलीज़ कराते हैं वो, ठीक है। अब क्या है कि अब फाइब्रोब्लास्ट हमने उसकी माइग्रेशन करानी और प्रोलिफरेशन करानी टू द साइट ऑफ इंजरी, तो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं इन रिस्पॉन्स टू द साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स, इनकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट जो है ना वो माइग्रेट करते हैं, अब वोंड के अंदर इंटर होते हैं और कुछ जो है ना मायोफिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ना वोंड के जो एजेस होते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए वोंड के एजेस को जो है ना क्लोज करने की कोशिश करते हैं ताकि वोंड जो है ना क्लोज हो जाए, ठीक है। क्योंकि मायोफिब्रोब्लास्ट में जो है ना मसल वाली वो होती है, इनमें स्मूथ मसल एक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि इनमें जो है ना एक्टिन की वजह से ना इनमें स्मूथ मसल के जो है ना टाइप की एक्टिविटी आ जाती है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना इसके अलावा ना ये प्रोटीन्स मैंने बताया कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, उनमें मेनली कोलेजन है, ठीक है, जो कि हमें स्कार में मेनली जो कंपोनेंट मिलता है ना वो कोलेजन ही मिलती है। इसके बाद जो है ना ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर के कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स डेपोजिशन में जो ना मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है ना इसका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का ही है। तो इसमें इसका क्या काम है, तो ये इसका काम है कि जो है ना फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन कराएगा, प्लस जो है ना कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ कराएगा। इसके अलावा तीसरा काम ये है कि जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन को भी कम करेगा बाय इनहिबिटिंग द मेटालोप्रोटीनेसिस, ठीक है। इसके अलावा इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन भी बोलते हैं क्योंकि लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है, और थर्ड इसका जो है ना फाइब्रोसिस में भी रोल है, ठीक है। तो टोटल देखें तो ये देखें फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेशन प्रोलिफरेशन को इंक्रीज़ करा रहे होते हैं, कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कराता है, और उसके साथ जो है ना एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन को कम करता है बाय इनहिबिटिंग द मेटालोप्रोटीनेसिस। और दूसरा क्या काम है इसका, जो है ना ये फाइब्रोसिस में भी इन्वॉल्व है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं इसके, ये इट इनहिबिट्स लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। इसकी रेगुलेशन की एक बात लिखी हुई है कि जो है ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होती है इसकी,
इसके ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए ये नहीं बनते, सिर्फ ना ये लेटेंट पड़ा हुआ होता है, इसकी एक्टिवेशन होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना माइक्रोफिब्रिल्स भी इसमें बायो अवेलेबिलिटी को जो है ना रेगुलेट कर रही होती है। अब है प्रोग्रेशन ऑफ हीलिंग। विद द प्रोग्रेशन ऑफ हीलिंग जो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स बन रही थी वो कम हो जाती हैं, इसलिए फाइब्रोब्लास्ट भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये होती है कि प्रोटीन्स या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन बढ़ जाती है। लाइक फाइब्रोब्लास्ट का नंबर कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स का नंबर भी कम हो जाता है, लेकिन जो फाइब्रोब्लास्ट उनकी सिंथेटिक प्रॉपर्टी जो है ना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है ना डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो है ना मेनली जो प्रोटीन डिपॉजिट करते हैं वो कोलेजन सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये 3 to 5 डेज़ तक स्टार्ट हो जाती है और ना सेवरल डेज तक रहती है। नेट कोलेजन डिपोजिशन डिपेंड करती है कि इसकी ज़्यादा डिग्रेडेशन तो नहीं हुई या फाइब्रोब्लास्ट ने इसको किस हद तक सिंथेसाइज किया है। इसके बाद जो है स्कार की मैचुरेशन है। स्कार की मैचुरेशन जब होती है तो क्या होता है कि जो है ए वास्कुलराइज ग्रैनुलेशन टिश्यू ए वास्कुलर स्कार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस स्टेप में जो वास्कुलर जो वेसल्स बन रही थी वो रिग्रेस करना स्टार्ट हो जाती है और जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उसकी डेपोजिशन बढ़ जाती है। मैंने बताया ना कि फाइब्रोब्लास्ट ने सिंथेटिक अपनी प्रॉपर्टी अटेन कर लेंगे, जिसकी वजह से जो ना एक्सियम ज़्यादा डिपॉजिट होगा, लेकिन वेसल्स वगैरह फाइब्रोब्लास्ट रिग्रेस होंगे और इसकी वजह से जो हाईली वास्कुलराइज ग्रैनुलेशन टिश्यू था वो एवास्कुलर स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है? ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है ना हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ना उसके बाद जो है ना रिपेयर वगैरह हो रहा है तब जो है ना बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो है फिब्रोब्लास्ट होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेटेड फिब्रोब्लास्ट होते हैं। इसके अलावा न्यू थिन वॉल डेलिकेट कैपिलरीज होती हैं जो भी हमें एंजियोजेनेसिस के पढ़ा कि छोटी छोटी नई कैपिलरीज बनती हैं। इसका उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स भी होते हैं, रिपेयर प्लस इन्फ्लामेशन को एग्जिस्ट कर रही होती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी हो रही होती है, उसके साथ रिपेयर का काम भी चल रहा होता है। तो इन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। प्रोलिफरेटिव फाइब्रोब्लास्ट, न्यू डेलिकेट कैपिलरीज और इन्फ्लामेटरी सेल्स। इसके बाद है जो ने स्कार और फाइब्रोसिस की मॉर्फोलॉजी बताई हुई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स होंगी और ना फाइब्रोब्लास्ट होगा। फाइब्रोब्लास्ट होगी, इसके अलावा डेंस कोलेजन होते हैं, इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक रेटिकुलेंट प्रोटीन है, ये भी होती है जो कि टाइप 3 कोलेजन के से जो है ना बनी हुई होती है। अब इन सबको, इन इलास्टिक टिश्यू को, फाइब्रोब्लास्ट और डेंस कोलेजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, देखने के लिए हम डिफरेंट स्टेनिंग करते हैं। लाइक ट्राइक्रोम स्टेन जो है ना कोलेजन फाइबर्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इलास्टिन स्टेन जो है ना इलास्टिन के फाइबर्स को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। और जो ट्राइक्रोम है, इसका नाम ट्राइक्रोम इस वजह से है क्योंकि इसमें जो है 3 स्टेन होते हैं। जो रेड सेल्स को स्टेन करता है वो ऑरेंज होता है, जो मसल सेल्स को करता है वो रेड होता है, जो कोलेजन को करता है वो ब्लू होता है, ठीक है।